हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का और कोचिंग इंस्टीट्यूट में। माई सेल्फ राम कुमार। प्रेजेंटली आई एम परस्यू माई एमबीबीएस फ्रॉम एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। बेटा, आज अपन इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स को। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी बेटा एक वीडियो के जरिए कि अपन सबसे पहले डील करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स को, जिसको अपन विद इन 3 मंथ्स क्लियर करेंगे बेटा। जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि बोर्ड की तैयारी से अभी बिछड़ रहे हैं या फिर परेशान हो रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो आप उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इससे पहले वाली वीडियो जो कि मैंने आपको न्यूज़ देने के लिए बनाई थी, उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें अपन पूरा बोर्ड लेवल का और नीट लेवल का पढ़ने वाले हैं बेटा। तो आपको परेशान नहीं होना है। अपन सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपको नोट्स, आपको पीडीएफ, आपको लेक्चर सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे बेटा। आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको मेहनत करनी है। जितना समय बचा है उसको एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपन को फॉलो करते हुए इसको पूरा करना है बेटा, है ना। बस यही है कि जितना समय आपको बचा है उस पर ध्यान देना है, जो गुजर गया है उसके बारे में सोचना भी नहीं है और परेशान तो बिल्कुल भी होना नहीं है। क्लियर है। आज अपन बेटा स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बेटा चार्ज से जुड़ी हुई सारी चीजें। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ चार्ज। रुके हुए चार्ज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अपन इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। जैसे एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पे लगाया गया फोर्स, एक रुके हुए चार्ज से कितना उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इस तरीके से एक चार्ज से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अपन इस चैप्टर के अंदर डील करने वाले हैं। पहला लेक्चर है बेटा, आपको ध्यान से सुनना है। बेसिक सा लेक्चर है, बस आपको चीजें क्लियर करनी है जिससे कि आपको आगे परेशानी ना आए। स्टार्टिंग से आप मजबूती के साथ बेटा चीजों को समझते हुए चलोगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। क्लियर है। इसलिए आपको बस ध्यान से सुनना है और ध्यान से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्लियर है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मींस बेटा चार्ज और स्टैटिक्स मींस रुका हुआ चार्ज। सबसे पहले बेटा अपन चार्ज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, अपन उसको जान लेते हैं कि एक्चुअल में चार्ज होता क्या है। अपन बात तो कर रहे हैं बेटा चार्ज के बारे में, लेकिन एक्चुअली ये है क्या चीज, है ना। तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं बेटा, उनको अपन जान लेते हैं फिर अपन आगे मूव करेंगे। चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produces and experience electric and magnetic effect। मैटर से जुड़ी हुई एक ऐसी प्रॉपर्टी है चार्ज जिसके कारण वह एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट फील करता है ना, एक्सपीरियंस करता है वो मैटर। चार्ज एक मैटर से जुड़ी हुई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट फील करता है ना, एक्सपीरियंस करता है। चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। ये बोल रहा है बेटा कि चार्ज पार्टिकल अपन क्रिएट कर सकते हैं किसी एक न्यूट्रल एटम को डिस्टर्ब करके। डिस्टर्ब करने से मतलब मेरा ये है बेटा कि या तो अपन उस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं या फिर उसको दे सकते हैं। अगर अपन उस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे बेटा तो उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना, तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर अपन किसी न्यूट्रल एटम में से चार्ज को निकालेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उस न्यूट्रल एटम में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा हो जाएगा मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं बेटा। एक न्यूट्रल एटम होने का मतलब क्या है बेटा कि उसके पास पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव फिर माइनस बेटा, फिर पॉजिटिव फिर माइनस,
फिर पॉजिटिव, फिर माइनस। इस तरीके से एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब ये है बेटा, ये मतलब मत समझना कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल एटम का मतलब ये है कि उसके पास चार्ज तो है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को इक्विलेट करें तो जो नेट चार्ज निकल के आता है बेटा वो जीरो है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके पास उतना ही नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल एटम का मतलब ये है। अब बात करें बेटा, यदि अपन इस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के अपन बाहर रख देंगे, मतलब कि एक माइनस को अपन ने उठा के बाहर रख दिया, तो इस एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचेगा, जो कि इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। इस कारण आप बोल सकेंगे कि ये एटम पॉजिटिवली चार्ज है। अगर इसके अपोजिट बेटा बात करें कि अपन एक इलेक्ट्रॉन को इसमें एक्स्ट्रा ऐड करा दें बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लिया अपन ने और यहां पे ऐड करा दिया, तो न्यूट्रल एटम की जो न्यूट्रलिटी थी वो डिस्टर्ब हुई और एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आने से ये जो न्यूट्रल एटम था नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो बेटा मैं यहां क्या कर रहा हूं कि अपन एक न्यूट्रल एटम की डिस्टर्ब करने से पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां मैं कर क्या रहा था बेटा कि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था और इलेक्ट्रॉन को डाल रहा था, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैं इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, किसी न्यूट्रल एटम में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो जो चार्ज जनरेट हो रहा था बेटा एटम के ऊपर वो कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन मैं जब इलेक्ट्रॉन को दे रहा था बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, तो उस एटम के ऊपर जो चार्ज क्रिएट हो रहा था वो कैसा था, नेगेटिव चार्ज था ना। तो ये जो लाइन है बेटा वही चीज बोल रही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव पॉजिटिव चार्ज। किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कराएंगे तो उस पर जो चार्ज जनरेट होगा वो बेटा वो कैसा होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने वाला है। इसी तरीके से बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव नेगेटिव चार्ज, मतलब कि अपन किसी न्यूट्रल एटम को अगर इलेक्ट्रॉन दें, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करे अगर कोई एटम, तो उस पर जो चार्ज जनरेट होगा वो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। क्लियर है बेटा? चलिए, अच्छा बेटा ये मैंने कुछ बॉक्स बना रखे हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। जो न्यूट्रल एटम है उसका मैंने मास बेटा m ले लिया है ना, और यहां जो पॉजिटिव एटम है बेटा ये वाला, इसका मास मैंने m डैश ले लिया है, और इस m डैश को बेटा मैंने ओरिजिनल मास से कुछ ना कुछ कम रखा है ना। अब ये जो m डैश है m से कम इसलिए है बेटा, पॉजिटिव चार्ज तभी आया होगा ना जब अपन ने उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला होगा, और अपन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को किसी एटम से निकाल रहे हैं तो कुछ न कुछ उस एटम का मास कम हुआ होगा, इसलिए अपन ने यहां पे m डैश को m की कंपैरिजन में कम रखा। बात करें बेटा इस डायग्राम की, तो इस जो नेगेटिवली चार्ज एटम है इसका मैंने जो मास है m डबल डैश ले लिया, लेकिन यहां m डबल डैश को मैंने m से बड़ा बताया है बेटा। उसके पीछे का रीजन आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब अपन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और गेन कर रहे हैं अपन किसी भी चीज का, किसी भी पार्टिकल का, तो डेफिनेटली उसका मास है वह इंक्रीज करने वाला है, इसलिए मैंने m डबल डैश को m से बड़ा रखा है। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा नोट्स प्रॉपर बनाना, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा मैं मान सकता हूं, बट इसमें कंजूसी मत करना यार, है ना। अभी अपन इसे पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद इन चीज़ों को अपन भूलने लग जाते हैं बेटा, है ना। और उस समय जो आपके यूज आने वाले हैं बेटा वो आपके नोट्स ही आएंगे, अपन दोबारा से समय लेक्चर लेने में खराब नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना अपने। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
बेटा बात करते हैं कि चार्ज्ड विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन रिपल ईच अदर एंड चार्ज विद अपोजिट इलेक्ट्रिकल साइन अट्रैक्ट ईच अदर। ये बोल रहा है बेटा, मैंने चार्ज आपको कितने तरीके बताए थे बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और किसी बॉडी के पास कोई चार्ज है ही नहीं तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अब ये लाइन बोल रही है बेटा कि सेम साइन के चार्ज, मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो या फिर आप नेगेटिव नेगेटिव ले लो, सेम साइन के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, लेकिन अपोजिट साइन के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक प्लस ले लो एक माइनस। आप इसी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि अपोजिट जेंडर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब आपको शायद अच्छे से समझ आ रहा होगा बेटा। तो इस लाइन का मतलब यही है बेटा कि सेम टाइप के या सेम साइन के चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे और अपोजिट साइन के साथ अगर रखें तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप एरो की हेल्प से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? चलिए बेटा, बेटा एक बड़ा ही अच्छा नोट है यहाँ पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी नीट में आ रखा है, तो इस नोट को बेटा अच्छे से समझने की कोशिश करना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है बेटा कि ए चार्ज्ड बॉडी में अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता लगाया गया बेटा कि जो एक चार्ज बॉडी है वह न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। समझना बात को, है ना। और एन अपोजिटली चार्ज बॉडी बट इट ऑलवेज रिपल सिमिलरली चार्ज बॉडी। ये बोल रहा है बेटा कि ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद देखा गया कि जो चार्ज बॉडी है वह एक न्यूट्रल बॉडी को और एक नेगेटिवली चार्ज मतलब अपोजिटली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी रखी हुई है और उसकी बगल में कहीं नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखी है एक, और एक न्यूट्रल बॉडी रखी हुई है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी दोनों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस चीज से अपन किसी इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रूफ नहीं दे सकते। किस तरीके से बेटा? अब आप कैसे बताओगे कि इस वाली बॉडी पे क्या चार्ज दे रखा होगा, जबकि ये पॉजिटिव बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और हमें पता है कि इस न्यूट्रल बॉडी पे कोई चार्ज है ही नहीं। तो अपन एक अट्रैक्शन के जरिए इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रूफ दे ही नहीं सकते हैं। अब जो अट्रैक्शन के जरिए अपन किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रूफ नहीं दे सकते तो अपने पास क्या बचा बेटा? रिपल्सन। अब रिपल्सन की बात करें बेटा, अपन ने यहां पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। क्या पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। अगर इसकी बगल में कहीं अपन न्यूट्रल चार्ज को रख दें तो क्या उसे वह रिपल करेगा? नहीं। साफ साफ बोल रखा है कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। अपन इस रिपल्सन के जरिए बता सकते हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो जरूरी फिनोमेना है वो क्या है बेटा? रिपल्सन है। क्योंकि अपन यहां बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर रहा था और न्यूट्रल चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, तो वहां आपको ऑप्शंस दे रखे थे बेटा, अट्रैक्शन, रिपल्सन, बोथ ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो जो आंसर गया था बेटा उसका क्या था? रिपल्सन। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी बेटा, बेटा कुछ यूनिट के बारे में जान लेते हैं चार्ज के। ऐसा यूनिट जो है बेटा चार्ज की होती है वो क्या है? कूलाम, है ना। जो कि किससे आती है? एम्पियर इंटू सेकेंड। आप इसे आगे पढ़ोगे, Q इज इक्वल टू IT होता है बेटा फॉर्मूला, है ना। या फिर आपने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ भी लिया होगा, है ना। फिर आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
ये तो इलेक्ट्रिसिटी होती थी बेटा। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q मतलब चार्ज जो था आपका क्या आ जाता था बेटा, आई टी। आई आपका करंट था, टी आपका समय था। और आई की जो बेटा यूनिट होती है वो एम्पियर है, और टाइम की जो यूनिट है बेटा वो सेकंड है। और एम्पियर मल्टीप्लाई बाई सेकंड करते हैं तो अपन को कूलाम यानी कि चार्ज मिलता है। क्लियर है। और इसकी स्मॉलर यूनिट की बात करें बेटा तो माइक्रो कूलाम में भी आपको चार्ज देखने को मिलेगा, और मिली कूलाम में भी आपको चार्ज देखने को मिलेगा। बात करें बेटा मिली कूलाम की तो 10⁻³ लिखते हैं इसे। और माइक्रो कूलाम को जो अपन लिखते हैं बेटा वो 10⁻⁶ कूलाम लिखते हैं। क्लियर है। चलिए सीजीएस यूनिट की बात करें तो बेटा चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है बेटा स्टेट कूलाम। और एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। आप इसे एज इट इज बेटा याद रखना है ना। और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई टी, आई का मतलब एम्पियर और T का मतलब टाइम, ए टी। क्लियर है। ये इस स्लाइड पे जितनी भी बातें बेटा दे रखी हैं आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि इनका यूज आगे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं माइक्रो कूलाम दिखा मिलेगा, कहीं मिली कूलाम देखने को मिलेगा, स्टेट कूलाम भी देखने को मिलेगा। और आपको ये रिलेशन भी आना चाहिए कि एक कूलाम और स्टेट कूलाम के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। बेटा बात की गई है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात की है कि ट्रांसफरेबल होता है बेटा चार्ज। ट्रांसफरेबल मतलब कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अपन चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके मेथड्स अलग होंगे, अपन देखेंगे किस मेथड के जरिए अपन चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ये आप याद रखना कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मतलब एक बॉडी से आप दूसरी बॉडी में चार्ज को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फिर बेटा दूसरी बात देखें कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, वट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ये बोल रहा है बेटा कि चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट करेगा, लेकिन मास चार्ज के बिना भी एसोसिएट कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी दे रखी है, उस पे चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बॉडी है बेटा तो कुछ ना कुछ उस बॉडी का मास होगा, और मास है तो उस पे चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है बेटा। फिर बात की है बेटा तीसरे पॉइंट में, चार्ज इज कंजर्व्ड। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये जो चार्ज है वह कंजर्व रहता है, ना तो अपन इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही अपन इसे नष्ट कर सकते हैं। क्लियर है। फिर अब इसने बात की है फोर्थ पॉइंट में बेटा, वह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझना। इनवेरिएंट है बेटा चार्ज, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब कि ये जो चार्ज है जिस बॉडी के ऊपर है उसकी वेलोसिटी से इसको फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं दोबारा से बोलूंगा कि एक बॉडी है उस पर कुछ चार्ज दिया गया है, और जो वो बॉडी है वह किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस वेलोसिटी से जो मूव कर रही है बॉडी उससे उस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चार्ज रुका हुआ है और 1 कूलम चार्ज है उसके ऊपर, और अगर वही बॉडी मूव करे किसी भी स्पीड से, फिर भी उसके पास जो चार्ज रहने वाला है वो 1 कूलम ही रहेगा। उसको वेलोसिटी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये फोर्थ पॉइंट बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए बेटा फिर बेटा अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि चार्ज से अपन
किस तरीके के फील्ड्स जनरेट कर सकते हैं। दो सिचुएशंस हो सकती हैं बेटा, कि या तो चार्ज मूव करेगा या चार्ज रेस्ट पे रहेगा। समझना बात को, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो चार्ज मूव करेगा या फिर चार्ज रेस्ट में रहेगा। अब बेटा चार्ज मूव करेगा तो मूव करने में भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी? कि या तो चार्ज मूव करे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। क्लियर है? तो अपन पहले बात करेंगे कि चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो उससे कौन कौन सा फील्ड जनरेट किया जा सकता है। अब बेटा चार्ज रेस्ट पे है तो उस कंडीशन पे जो फील्ड जनरेट होगा उस चार्ज के द्वारा वो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और बात करें बेटा अपन जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो दो कंडीशन मैंने बताई थी, कि या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। बात करें उस कंडीशन की जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तब उस चार्ज से जो फील्ड जनरेट होगा बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। क्लियर है? फिर बेटा बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो चार्ज, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, और रेडिएट्स एनर्जी मतलब कि कुछ उससे रेडिएशंस भी निकल रही होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप शायद मैग्नेटिज्म के बाद अपन उसी को पढ़ने वाले हैं बेटा, तो अभी टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं। अभी जो चीज़ें यहाँ पढ़ने वाली हैं अपन को वो याद रखनी है। कि नंबर वन बात करें कि जो चार्ज है यदि रेस्ट पे है तो उससे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फील्ड निकल रहा था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था। और यदि चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों निकल रहे थे। और बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यदि मूव कर रहा है चार्ज तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलती हैं। क्लियर है? याद रखना बेटा ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा बात करते हैं कुछ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। जैसे कुछ चार्ज अपन को पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट कराना है। मान के चलिए आपने डेंसिटी पढ़ा होगा बेटा ना। डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आम भाषा में आप बताओगे कि मास बाई वॉल्यूम, क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो मास बाई वॉल्यूम ही डेंसिटी पढ़ा है। लेकिन अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डेंसिटी वर्ड यूज करेंगे तो अपन यहां एक वर्ड और ऐड कर देते हैं बेटा, चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि बेटा चार्ज अपॉन सरफेस वॉल्यूम। क्लियर है? अब बात करें बेटा कि दो तरीके के चार्ज डेंसिटी हो सकते हैं, तीन तरीके की, सॉरी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। बात करें बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, यदि आपके पास बेटा कोई रॉड दे रखी है, कोई रॉड आपको दे रखी है और इस पे जो आपने प्लस क्यू चार्ज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और आपसे पूछ लिया जाए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी बताइए, तो आप क्या करेंगे कि क्यू बाई एल, मतलब कि चार्ज अपॉन लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हमेशा लेंथ का डिवाइड होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हमेशा वॉल्यूम का डिवाइड होता है। इसी तरीके से बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमेशा एरिया का डिवाइड होता है। इस चैप्टर के अंदर अपन ज्यादातर जो बेटा डील करेंगे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में डील करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्लाइड में सरफेस चार्ज डेंसिटी को रखा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको मैंने बता दिया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन किसी लेंथ के लिए यूज करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपन किसी स्फीयर वगैरह या कोई भी वॉल्यूम ले लीजिए
थ्रू आउट वॉल्यूम उसके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो उसके लिए अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यूज करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि जो भी चार्ज अपन किसी बॉडी को देंगे वह थ्रू आउट वॉल्यूम ना डिस्ट्रीब्यूट होके सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी को बेटा अपन जो डिनोट करते हैं बेटा, वो किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया। अब बेटा चार्ज की एसआई यूनिट क्या थी? कूलाम। और एरिया की आप जानते हो क्या होती है बेटा? मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो सिग्मा की एसआई यूनिट निकल के आती है बेटा, वो आती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और ऐसी तरीके से अपन डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? कूलाम की जो डायमेंशन निकल के आई थी बेटा वो ए टी निकल के आई थी। और मीटर स्क्वायर मतलब कि एल का स्क्वायर। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा बेटा कि लेंथ को डायमेंशन में अगर अपन डिनोट करते हैं तो एल से लिखते हैं। और एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा बेटा तो ए टी एल माइनस टू। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा किसका? सिग्मा का। क्लियर है बेटा? कुछ डायग्राम की हेल्प से मैंने इस चीज को समझाने की है कोशिश बेटा, कि कुछ चार्ज अपन ने दे दिया है इसको, और जो चार्ज है वो इसके पूरी सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसी तरीके से ये एक सीट है बेटा, इसमें भी जितना चार्ज दिया है इसकी सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिनोट करते हैं, जिसे अपन सिग्मा भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए फटाफट से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। सॉरी बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा, मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया है कि जितना आप चार्ज दे रहे हैं वो सारा का सारा उसके वॉल्यूम के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वॉल्यूम के केस में अपन क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं उसके वॉल्यूम का चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिससे अपन डिनोट करते हैं किससे बेटा? रो से। रो से डिनोट करते हैं बेटा ये। और इसी तरीके से आप इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं बेटा, कूलाम पर मीटर क्यूब। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। मीटर क्यूब मतलब बेटा एल का क्यूब, और कूलाम मतलब ए टी। तो क्या आ जाएगा बेटा? एल माइनस थ्री ए टी। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा रो का। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, ये चीजें मैं आपको जस्ट अभी बता चुका हूं। अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। और बेटा अब अपन बेटा कूलाम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कूलाम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, कई दफा नीट के अंदर इससे क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्ट इसके फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्या चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है, कितना याद रखना है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। एक बार अपन इसको देख लेते हैं एक्चुअल में कूलाम्स लॉ होता क्या है। बोर्ड के अंदर इसका डेरिवेशन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, डिफाइन कूलाम्स लॉ, इस तरीके से। कभी लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है बेटा, इसलिए इसे ध्यान से समझते हुए पढ़ें। और फिर अपन इसमें बताएंगे कि अपन को क्या याद रखना है, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाएं। चलिए बेटा देखते हैं कूलाम्स लॉ। ये बेटा कूलाम्स लॉ है, सॉरी यहां पर लिखना भूल गए, कूलाम्स लॉ। साइंटिस्ट थे कूलाम्स, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चार्जेस को लेके। और उन्होंने उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स फील किया, उस फोर्स को यहां पे डिस्क्राइब किया है कि जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वह किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा था। वो कूलाम्स लॉ ने इस लॉ के बारे में बताया था। जब कूलाम सर ने देखा कि कोई दो चार्ज पार्टिकल को कुछ एक निश्चित दूरी पर रखा, और उन्होंने बताया कि जो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है वह
उनके चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब बेटा कि आपने यदि कोई चार्ज Q1 ले रखा है और कोई चार्ज Q2 ले रखा है और इनको एक डेफिनेट डिस्टेंस पे रख रखा है, यानी कि R डिस्टेंस पे रख रखा है, तो कूलाम सर ने देखा कि जो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था बेटा, वह इन चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फिर सर ने बताया कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था बेटा, वह इन दोनों की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी था। मतलब कि 1/r² के भी प्रोपोर्शनल आ रहा था बेटा। पहले क्या था बेटा कि जो फोर्स था वह चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब बेटा इस चीज को अपन एक साथ लिखें तो क्या आ जाएगा बेटा कि फोर्स इज इक्वल्स टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और आप लोग जानते हैं बेटा कि जब अपन किसी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। इसी तरीके से बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाया तो यहां एक कांस्टेंट आता है जिससे अपन बोलते हैं के। के नाम से इस कांस्टेंट को जानते हैं। तो फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आया था बेटा कूलाम्स लॉ से, वो क्या था, F इजिकल्स टू के Q1 Q2/r²। मतलब बेटा मैं बता नहीं सकता कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। इसका यूज यहां से लेके आपकी पूरी मैग्नेटिज्म, पूरी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है। तो इसलिए इसे रट लें बेटा, है ना। आया कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। यहां बेटा बात करते हैं के बारे में। एक कांस्टेंट का यूज किया है बेटा के। यदि अपन बेटा इसकी सीजीएस यूनिट में वैल्यू की बात करें तो के की जो वैल्यू आती है बेटा सीजीएस यूनिट में उसे 1 लेते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट में जो इसकी वैल्यू आती है बेटा वो के की क्या आती है, 9 × 10⁹ क्लियर है। और के बेटा जो बराबर रहता है वो किसके, के इक्वल्स टू 1/4πε0। मतलब कि अपन फोर्स के फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो किस तरीके से बेटा देखना, फोर्स इजिकल्स टू बेटा अपन का क्या निकल के आया था, के Q1 Q2/r²। मैंने फिर आपको बताया था कि के को अपन 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो यहां से जो फॉर्मूला आएगा बेटा वो इस तरीके से भी आएगा। ये भी फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहां अगर कंपैरिजन करें तो जो के की वैल्यू है बेटा वो किसके आ गई, 1/4πε0 के बराबर होती है, जो कि होता है 9 × 10⁹ के। क्लियर है। आप के की वैल्यू भी एज इट इज याद रखें बेटा ना। ये बेटा दे रखा है ना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम का स्क्वायर, है ना। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होते हैं। ये आपने यूनिट ऑन डायमेंशन के अंदर पढ़ा होगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। क्लियर है। फिर बेटा बात की है यहां एक और कांस्टेंट आ गया। आप देख रहे होंगे कि मैंने के को हटा दिया लेकिन एक यहां पे ε0 का यूज कर लिया। अरे भाई एक से पीछा छूटा यार, लेकिन दूसरा एक यहां ε0 फिर से आ गया। अब ये जो बेटा ε0 है वह एक्चुअल में है क्या, ε0 को जो बेटा अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, या फिर इसे अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है। ε0 का जो नाम है बेटा वह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये आपको बताता है कि जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वह कहीं ना कहीं उस मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा था
जिस मीडियम के अंदर आपने उन चार्जेस को लेके एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब मेरा ये कि यदि अपन इन दोनों ही चार्जेस को मीडियम चेंज कर देंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उठा के रख देंगे, तो जो फोर्स की वैल्यू थी वह भी चेंज हो जाएगी। ये जो बेटा एप्सिलॉन नॉट है वह फ्री स्पेस के लिए निर्धारित किया गया था, इसलिए इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? किस तरीके से बेटा चेंज होगा फोर्स, किस फैक्टर से चेंज होगा, वो अपन अभी बात करने वाले हैं। लेकिन अभी यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं कूलाम्स फोर्स के द्वारा अपन को ये पता पड़ा कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वह मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा था। क्लियर है? अब किस फैक्टर से डिपेंड करता है बेटा वो अपन अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तब तक आप इस चीज को नोट कीजिए, और इसका जो बेटा एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी अपन को याद रखनी है, 8.85 इंटू 10⁻12। तीन वैल्यूज अपन को यहां से निकल के आई हैं बेटा, अपन को वो याद रखनी है। एक के की वैल्यू, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 9 इंटू 10⁻9। दूसरा, एक न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। तीसरा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू जो है वो क्या होती है बेटा, 8.85 इंटू 10⁻12। ये बेटा माइनस है, एक्चुअली मिस प्रिंट हो गया है, ये -12 होता है ना। आप इसे करेक्शन कर लें, है ना। ये 10⁻12 है बेटा, है ना। चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा बात करते हैं वेक्टर फॉर्म के बारे में, है ना। वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करें तो आपको ज्यादा कुछ यहां समझने की जरूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं जो कूलाम फोर्स का, जो कूलाम्स लॉ से फोर्स का जो फॉर्मूला आया है, उसकी जो वेक्टर फॉर्म है वह इस तरीके से भी लिखी जाती है ना। इस तरीके से, ये दोनों टाइप आपके वेक्टर फॉर्म के, इसे एज इट इज याद रख लें। किस तरीके से आया है, कैसे आया है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको फॉर्मूले ये दोनों रटे होने चाहिए। कई दफा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछ लेता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ क्या होता है, तो आपको बेटा ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप अपना टाइम सेव कर पाओगे, है ना। वहां निकालने नहीं बैठोगे कि किस तरीके से वेक्टर फॉर्म को निकाला जा सके, है ना। चलिए बेटा आगे देखते हैं। बेटा बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ मीडियम की। मैंने आपसे बताया था कि अच्छा, अपन को याद क्या क्या रखना है बेटा, वो मैं आपको बता दूं कि F = K Q1 Q2/R², इस तरीके से याद रखना है। किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो चीज आपको मैंने बता दी है, याद रख सकते हैं। वो आपको फॉर्मूले से ही पता पड़ रहा है, Q1 Q2 ऊपर आ रहे हैं इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R² नीचे आ रहा है इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। F = K Q1 Q2/R², और K की वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग यह यूज होने वाली है। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बेटा K की वैल्यू आपको यूज होगी, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लीजिए, चाहे आप डायपोल की बात कर लीजिए, चाहे आप पोटेंशियल की बात कर लीजिए, सब में K की वैल्यू आपकी यूज होने वाली है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। फिर बेटा मैंने बात की थी कि अगर अपन चार्जेस को उठा के किसी मीडियम में पुट कर देते हैं तो उस पे लगने वाला फोर्स में भी कोई ना कोई चेंज आ जाता है। जो चेंज आया है बेटा वो किस फैक्टर से आया है, अपन अभी तक क्या मान के चल रहे थे बेटा, जो ये फोर्स था फ्री स्पेस, यानी कि वहां कोई मीडियम नहीं था, वैक्यूम था,
वहां जो फोर्स आ रहा था बेटा अपना क्या आ रहा था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स आपका वहां पे निकल के आ रहा था वैक्यूम में। लेकिन अभी अपन ने इन चार्जेस को पकड़ के एक मीडियम में डिप करा दिया, और उस मीडियम का जो परमिटिविटी थी वह के थी। क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी बेटा, लेकिन मीडियम एक डालते ही अब मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी जो कि के दे रखी है। तो इस केस में जो फोर्स लगेगा बेटा वह न्यू फोर्स मान के चलते हैं एफ डैश लगा, और जो वैक्यूम में फोर्स था बेटा वो एफ है, और इसको अपन अगर स्मॉल के से डिनोट करें तो के टाइम्स आपका फोर्स है वह डिक्रीज हो जाता है। मतलब इस मीडियम का जो परमिटिविटी दे रखा है बेटा आपको मान के चलो के दे रखा है, या फिर आप लिख सकते हो एप्सिलॉन दे रखा है, तो जो आपके फोर्स में डिक्रीजमेंट आएगा वह ओरिजिनल फोर्स के एप्सिलॉन टाइम्स डिक्रीजमेंट आ जाएगा। मैं एक और एग्जांपल से इस चीज को समझाऊंगा। जैसे बेटा आपके दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2, अभी ये फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, और इनके बीच में जो फोर्स है बेटा वो लग रहा है बेटा 50 न्यूटन का। समझना बात को। फिर मैंने क्या किया कि इन दोनों चार्जेस को उठा के किसी एक मीडियम में डाल दिया, और उस मीडियम की जो परमिटिविटी थी बेटा वो क्या दे रखी थी, मान के चले 5 दे रखी है एप्सिलॉन, है ना। परमिटिविटी ऑफ मीडियम दे रखी है बेटा 5। अब जो इस मीडियम के अंदर बेटा फोर्स है वह 50 न्यूटन न रह के कुछ न कुछ कम हो जाएगा, और कितना कम होगा वह हो जाएगा बेटा एफ डैश इजिकल्स टू ओरिजिनल फोर्स अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि 50/5, मतलब 10 न्यूटन बचेगा फोर्स बेस। तो कितना कम हुआ बेटा वह डिपेंड करेगा कि आपने किस परमिटिविटी वाले मीडियम में चार्जेस को डिप कराया है। क्लियर है बेटा? तो ये सब चीजें आप बेटा नोट कीजिए। जो भी ये बताया गया है मैंने इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा दिया है, बस आपको चीजें याद रखनी है। क्लियर है? फटाफट नोट कीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात करते हैं बेटा। ये जो प्रिंसिपल है वो क्या बताता है आपको कि अगर किसी प्लेस पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो जो मान के चलो बेटा कि आ, एक क्यू चार्ज है Q1 Q2 Q3, इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो इस चार्ज पर जो फोर्स है वह इन सब चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम आएगा। मेरा मतलब ये कि इस Q1 चार्ज द्वारा इस Q पे जो फोर्स लगाया गया वो मान के चलते हैं F1 फोर्स था, और की Q2 द्वारा जो फोर्स लगाया गया बेटा वो F2 था इस डायरेक्शन में, और Q3 के द्वारा फोर्स जो लगाया गया वो F3 था। इस तरीके से जितने भी चार्ज इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उस चार्ज पे अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो वह इन सब फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर आने वाला है। अब वेक्टर सम के बराबर आएगा, ये चीज आपको मैंने वेक्टर के अंदर बताई थी। अब वेक्टर सम कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा आपको मैं यहां बता देता हूं जिससे आप परेशान ना हो। बेटा मान के चलिए कि एक वेक्टर इस तरीके से F1 इधर लग रहा है, और F2 बेटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। विजिबल तो है ना बेटा? आई थिंक ठीक है ना। और इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल दे रखा है बेटा वो कितना है,
थीटा एंगल है ना। और यदि अपन इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम देखें, मतलब कि नेट फोर्स देखें, तो कहीं ना कहीं यहां एफ नेट जाएगा बेटा। ये वेक्टर सम को डिनोट कर रहा है। अब अपन एफ नेट बेटा कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे अपन रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा। इस तरीके से अपन वेक्टर सम लिखेंगे। ये चीज वेक्टर चैप्टर के अंदर बताई गई थी। पर कोई बात नहीं बेटा, आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस चीज को यहां समझ सकते हैं। तो वही बता रहा है कि एक चार्ज पे चाहे कितने भी फोर्स लग रहे हो, कितने भी चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा हो, उस पे जो नेट फोर्स है वह वेक्टर सम के बराबर आने वाला है। क्लियर है? चलिए बेटा देखते हैं आगे। ये बेटा आगे दे भी रखा है, आप देख सकते हैं कि जो एफ नेट है अपन कैसे निकालते हैं। रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। क्लियर है? फटाफट से नोट कीजिए। कुछ मैं आपको आ, कुछ एंगल्स के डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, है ना। जैसे 90 डिग्री पे या दो फोर्स वर्क कर रहे हैं तो उस समय क्या फोर्स रहेगा। आप बार बार बेटा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं अभी अपन आप अपने टाइम को किल कर रहे हो, है ना। तो प्रैक्टिस आपको इतनी रखनी है कि जितने 90 डिग्री है, 60 डिग्री है बेटा, 30 डिग्री है, ये इतने एंगल पे काम करने वाले फोर्सेस की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये चीज जो आपकी आएगी बेटा वो किससे आने वाली है, प्रैक्टिस से आपकी आएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये सब चीजें आपको उतनी ही मजबूत होती जाएंगी, है ना। चलिए कुछ वैल्यूज देख लेते हैं बेटा, है ना। बेटा जब यदि दो सेम क्वांटिटी के फोर्सेस, मतलब कि इधर भी एफ क्वांटिटी का फोर्स है, उधर भी एफ क्वांटिटी का फोर्स है, मतलब दोनों फोर्स सेम क्वांटिटी के हैं, और यदि वह 90 डिग्री एंगल पे वर्क कर रहे हैं तो जो एफ नेट है बेटा वो कितना आने वाला है, रूट 2 टाइम्स ऑफ फोर्स, मतलब एफ। क्लियर है? इसी तरीके से बेटा सेम क्वांटिटी के दो फोर्स यदि 60 डिग्री एंगल पे वर्क करें तो जो एफ नेट है वो रूट 3 टाइम्स आता है किसी एक फोर्स के, है ना। क्लियर है? तो आप ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 120 पे यदि बेटा वर्क करेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ये, एक 60 डिग्री और एक 120 डिग्री, है ना। 120 डिग्री पे यदि दो सेम क्वांटिटी के फोर्स वर्क करें तो उनका जो रिजल्टेंट है बेटा वह एफ ही निकल के आता है। एक ये फोर्स है एफ क्वांटिटी का, एक ये फोर्स है, दोनों के दोनों बेटा 120 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं, और जो एफ नेट जब देखा गया उनके बीच में तो जो निकल के आया था वो कितना था, एफ ही निकल के आया था। क्लियर है? और फिर यदि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में वर्क करें तो आप जानते हैं कि F प्लस एफ इजिकल टू 2F हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो वह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। चलिए बेटे फटाफट से नोट कीजिए, ये चार आप याद रखना, एक दो तीन, तीन ही याद रखो, ये तो आप खुद ही कर लोगे, है ना। जब 90 डिग्री पे दो फोर्स सेम क्वांटिटी के अगर वर्क करें तो रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ आता है। 60 डिग्री पे अगर काम करें तो बेटा रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ आता है। और 120 डिग्री पे यदि वर्क करें तो जो है वह सिर्फ एफ ही आता है। आप ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखें जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके बेटा, है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। एक बार क्या करो कि वीडियो पॉज करो बेटा और आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए बेटा क्वेश्चन बोल रहा है एनर्जी एसोसिएटेड विद अ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू अ, मतलब कि एक मूव करते हुए चार्ज के साथ
जो एनर्जी एसोसिएट रहेगी वह एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है? क्या वह इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है सिर्फ, क्या उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, और या फिर नन ऑफ दीज? तो जस्ट अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको ये चीज बताई थी बेटा कि जब चार्ज मूव करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन नीट के अंदर भी पूछा जा चुका है और आपके जेई में भी आ चुका है ना। काफी इजी चीजें बेटा पूछी जाती हैं, बस फर्क ये है कि अपन चीजों को कॉम्प्लिकेट खुद बना लेते हैं। अगर अपने बेसिक क्लियर हैं और अपन ने अपने बेसिक्स पे बेटा मेहनत की है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो फिजिक्स से डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ रखा है। वीडियो पॉज करें एक बार और आप खुद से करने का ट्राई करें, है ना। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू चार्जेस ईच इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का बेटा मतलब 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम आर 0.5 मीटर अपार्ट। इफ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इनसाइड अ वैक्यूम देन फोर्स बिटवीन देम इज। अब बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आपके बेटा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा रखा है, और आप खुद बताइए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है क्या। दो चार्ज दिए गए हैं जिनकी वैल्यू है बेटा कितनी, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो दे रखा है बेटा 0.5 मीटर, और आपसे पूछा गया है कि उनके बीच में फोर्स जो है वो कितना लगेगा। फोर्स क्या होता है बेटा, F = K Q1 Q2/r²। F = K की वैल्यू बेटा मैंने आपको बताई थी 9 × 10⁹ Q1 Q2 चार्ज सेम है बेटा, तो 2 × 10⁻⁻⁶ का आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। R² R² मतलब कि 0.5 का स्क्वायर बेटा। अब आगे बस कैलकुलेशन बची है बेटा, आप इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए देखते हैं बेटा आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 व्हाट इज द कूलम फोर्स बिटवीन देम। आप बोलेंगे कि सर इसमें कुछ दे तो रखा ही नहीं है ना, तो चार्ज दे रखा है और वो कितनी दूरी पे रखे हुए हैं ये भी नहीं दे रखा। अरे बेटा सब दे रखा है इसमें, आप पढ़ो तो सही क्वेश्चन को। टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बेटा चार्ज पार्टिकल है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है आप जानते हो वो बेटा कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻के 19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। क्लियर है। और वह जो रखे हुए हैं वह कितनी दूरी पे रखे हुए हैं बेटा, 1 एंगस्ट्रॉन्ग, और 1 एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बेटा 10 × 10⁻⁻10 मीटर। ये बेटा एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है 10⁻⁻10 मीटर। अब डिस्टेंस आपको दे रखा है, चार्ज आपको दे रखा है, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट्स कीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। किस तरीके से आप लिखेंगे, F = K Q1 Q2/r²। अब Q1 Q2 यहां इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है आपको दे रखा है, तो जो यहां से बेटा वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का अगर स्क्वायर करेंगे, और कितनी दूरी पे दे रखे हैं बेटा 10⁻⁻10 का भी स्क्वायर, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन आराम से आंसर ला सकते हैं। तो बेटा आज जो अपन ने बात की कूलाम्स फोर्स के बारे में वो काफी इंपॉर्टेंट थी।
अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी आपको जो करना है वो ये है कि इसके नोट्स आप प्रॉपर बनाएं। अगर कोई भी चीज छूट भी गई है तो उसको वीडियो को वहां पे जाके दोबारा से पॉज करके समझें और नोट्स को अपने पूरे करें। तब तक बेटा इसे रिवाइज कीजिए। और मैंने बताया, आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके दोस्त परेशान हो रहे हैं, या कोई भी आपसे जुड़ा हुआ इंसान है जो कि अपनी तैयारी को लेके परेशान है, या डिप्रेशन में या ऐसी चीज़ों का शिकार है, तो आप उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 7 बजे बेटा सुबह आपको वीडियो मिलेगी। विद इन 3 मंथ अपन फिजिक्स का सिलेबस इस चैनल के जरिए कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बस बेटा जितना भी समय बचा हुआ है आपको मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं। रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, जितना भी समय आपके पास बचा है अगर आपने मेहनत ईमानदारी से कर ली ना बेटा, रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छा आएगा, है ना। बस अपने प्रति ईमानदार रहना। चलिए रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय बेटा।